नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि पेपर लीक राजस्थान से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से हुआ था। जिस गैस के पेपर के ज्यादातर सवाल परीक्षा वाले पेपर से मैच हुए हैं वो पुणे से नासिक पहुंचा था। नासिक से हिरासत में लिए गए शख्स ने इसकी पुष्टि की। हाथ से लिखा पेपर नासिक से हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास पहुंचा। खबर यह भी है कि सीकर की कोचिंग का एक छात्र गुरुग्राम के डॉक्टर के संपर्क में आया था और उसे वहीं से पेपर मिला था। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी शुभम खैरनार को नासिक पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया। सीबीआई आज शुभम खैरनार को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद राजस्थान ले जाएगी। सीबीआई की कई टीम अलग अलग जगहों पर तफ्तीश के लिए पहुंची है। अब तक इस मामले की जांच कर रहे राजस्थान पुलिस की एसओजी से सीबीआई ने सभी डिटेल और दस्तावेज मांगे हैं। एनटी के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। एनटी के डीजी अभिषेक सिंह का कहना है कि नीट का पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सवाल लीक हुए हैं। एग्जैक्ट कितने सवाल लीक हुए हैं ये जांच के बाद सीबीआई बताएगी। एनटीए के मुताबिक 3 मई को परीक्षा सुचारू रूप से हुई थी, लेकिन उससे पहले 1 से 2 मई को लोगों तक कुछ मैच करते सवालों की पीडीएफ पहुंच गई। ऐसे में छात्रों के हित में परीक्षा रद्द कर दी गई। तमिलनाडु विधानसभा में आज सीएम विजय की अग्नि परीक्षा है। सीएम विजय आज विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेंगे। हालांकि सीएम विजय ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को 121 विधायकों की लिस्ट सौंप दी थी, लेकिन आज उन्हें फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना है। द स्पीच सीएम विजय ने मंगलवार को एआईएडीएमके के बागी नेता एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम से मुलाकात की और समर्थन मांगा। षणमुगम ने एआईएडीएमके के 30 विधायकों के समर्थन का भरोसा दिया, तो वही एआईएडीएमके ने अपने सभी 47 विधायकों को टीवीके के खिलाफ वोट करने का निर्देश जारी किया है। टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान वोट देने से रोकने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दरअसल श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट पर डीएमके कैंडिडेट को महज एक वोट से हराया था, जिसके खिलाफ डीएमके ने हाईकोर्ट में अर्जी की थी। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक श्रीनिवास सेतुपति की विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। केरल विधानसभा के नतीजे आने के 9वें दिन भी सीएम नाम पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मुरलीधरन ने दावा किया कि आज नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक और दौर की बातचीत होगी, जिसमें सीएम के नाम पर आखिरी फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे है। हालांकि वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथल्ला भी रेस में बने हुए हैं। पुडुचेरी में आज ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी सीएम पद की शपथ लेंगे। पुडुचेरी लोक भवन में सुबह 9:47 पर राज्यपाल के कैलाशनाथ रंगासामी को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुडुचेरी के सीएम के तौर पर रंगासामी का ये 5वां कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी की बजट वाली अपील पर महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम फडणवीस से मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को निर्देश दिया कि ईंधन और खर्च बचाने वाले मॉडल की रूपरेखा तैयार की जाए। 14 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में ब्लूप्रिंट जारी होगा। सरकार ने ऑनलाइन मीटिंग और फ्यूल के कम इस्तेमाल पर जोर दिया है। हालांकि सरकार के औपचारिक फैसले से पहले ही कई मंत्री और विभागों ने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी की अपील पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से शुरू होगी। सीएम के काफिले की गाड़ियों में 50% से कटौती की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों को भी काफिले की आधी गाड़ियां वापस करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने मंत्रियों को और अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रशासनिक कामों में लगी गाड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाए। अधिकारी कार पुलिंग करें और अगर बैठक के लिए लखनऊ आना जरूरी हो तो गाड़ी के बजाय ट्रेन का इंतजार करें और इस्तेमाल करें। पीएम की अपील पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि अब उनके काफिले में 13 की जगह 8 वाहन होंगे। प्रदेश के मंत्री और पदाधिकारियों से भी सीएम मोहन यादव ने कम से कम वाहन का इस्तेमाल करने को कहा। मुख्यमंत्री के मूवमेंट के दौरान वाहन रैली पर भी रोक लगा दी गई। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करने की अपील की है। सोना चांदी खरीदना आज से महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% हो गई। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। राहुल गांधी ने लेटर में लिखा है कि वो किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि विपक्ष का नेता कोई रबड़ स्टैम्प नहीं होता। राहुल गांधी मंगलवार की शाम पीएम आवास पर नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर चल रही मीटिंग में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री आवास से निकलने के बाद उन्होंने ये लेटर पीएम मोदी को लिखा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रहने की वकालत की है। दत्तात्रेय ने कहा कि पुलवामा जैसी घटना हो तो पूरी ताकत से जवाब देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत के दो दरवाजे पूरी तरह बंद ना हो। होसबले ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को वीजा देना चाहिए, खेलकूद और व्यापार भी दोनों होना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध पुराने हैं और हम एक ही राष्ट्र रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने अपने एफआईआर में गलत तरीके से रोकने और आपराधिक साजिश सहित कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। सीबीआई ने चंद्रनाथ रथ के भाई सौमेन रथ की शिकायत पर एफआईआर की है को री रजिस्टर किया है। तो वही डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में गठित सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने कल मध्यमग्राम में मौके वारदात के दौरा भी किया। सीबीआई की टीम के साथ बंगाल पुलिस के अधिकारी और फोरेंसिक की टीम भी सबूत जुटाने में वहां मौजूद हुई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। बदमाशों ने 6 मई को एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के रोके जाने पर भी कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बदमाशों की गोली से 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बदमाशों के पास से करीब 9 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक बदमाश पर गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। तो वही बदमाशों की लूट के मामले में पुलिस तलाश अब कर रही है। यूपी के इटावा में एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाश भागने लगा। पुलिस का पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर ही गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आज से चीन दौरा शुरू हो गया है। ट्रंप बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि वॉशिंगटन में रवाना होने से पहले ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर चीन के साथ मतभेद को डाउन प्ले करते हुए कहा कि अच्छी बातें होने जा रही हैं। जिनपिंग के साथ ईरान पर लंबी चर्चा होगी, लेकिन बातचीत का मुख्य मुद्दा जंग नहीं, कारोबार होगा। अमेरिका की लगातार धमकियों के बीच ईरान ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। ईरानी संसदीय आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रसाई ने एक पोस्ट में कहा कि अगर अमेरिका या इजरायल की सेनाएं ईरान पर दोबारा हमला करती हैं तो वो अपने यूरेनियम भंडार को 90% शुद्धता तक समृद्ध कर सकता है। ईरान की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। आईपीएल के 57वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 7 मैच जीतकर आरसीबी जहां पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर 8वें नंबर पर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मुकाबले हुए, जिसमें से 20 केकेआर ने जीते, तो वहीं आरसीबी ने 15 मैच अपने नाम किए। आईपीएल में रनों के लिहाज से गुजरात टाइटंस से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। गुजरात ने हैदराबाद को 82 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ गुजरात पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए, जिसे चेज करने उतरी हैदराबाद की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही ढेर हो गई।